साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा और जो यूपीएससी तथा एमपी पीसीएस की परीक्षाएं होनी हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। तो ये जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, ये एक कोचिंग संस्था है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक। इनके द्वारा जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है, उस करंट अफेयर को यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें अक्टूबर 2022 से लेकर के 3 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसके एक पहले पार्ट में जितना करंट अफेयर कवर किए थे, उससे आगे के करंट अफेयर को हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है आपका, कर्नाटक ने राज्य भर के सभी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्रों के लिए 10 मिनट ध्यान अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। और वहीं हिमाचल प्रदेश ने बच्चा गोद लेने की स्थिति में राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से कार्यरत महिलाओं के लिए 6 माह का अवकाश घोषित कर दिया है। तीसरा, हाल ही में उड़ीसा ने देश का पहला झुग्गी युक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी, झुग्गी युक्त नहीं, झुग्गी मुक्त होगा ये, झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है। अगला है, हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अगला, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के संबंध में देश भर में मेघालय जो है शीर्ष पर है, जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर है। हाल ही में जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत का केरल राज्य जो है देश का पहला पूर्ण रूपेण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला है, 10 से 16 फरवरी 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया है। ज्ञातव्य है कि 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रारंभ की जाएगी। तमिलनाडु में चेन्नई हवाई अड्डे के यात्री दबाव को कम करने के लिए परंदूर में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए, ग्रीनफील्ड क्या होता है? जो नए सिरे से बनाया जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से नया है। और ब्राउन फील्ड क्या होता है? जो पहले से होता है उसको डेवलप किया जाता है। आगे चलते हैं। बिहार में गया के फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर पुल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बिहार में, बिहार के गया में, जो गया जिला है वहाँ के फल्गु नदी पर। 5 से 9 नवंबर 2022 तक नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार जापान के आधिकारिक दौरे पर रहे। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मालदीव व लिथुआनिया में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। ठीक है, मालदीव एशियन कंट्री है, जबकि लिथुआनिया यूरोपियन कंट्री है। लिथुआनिया इसको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। बाल्टिक कंट्री में 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। आगे चलते हैं। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा परियोजना के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्राकृतिक पार्कों के लिए साझेदारी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करने के लिए फ्रांस और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सर्बिया ने 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के मुक्त वीजा प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, किसने किया है? सर्बिया ने किया। सर्बिया ने 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के मुक्त वीजा प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। भारत ने हाल ही में एशिया प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। एशिया प्रशांत डाक संघ। अगला है, पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच देश भर में आपातकाल की घोषणा की गई है। हाल ही में G7 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्र समूहों ने वियतनाम के साथ $15.5 बिलियन प्रदान करने के लिए समझौते को मंजूरी दी है। अगला है, भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16, इसका संस्करण 16 है, का आयोजन 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में किया गया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उइगरों और अन्य जाति समूहों पर कार्रवाई की जांच करने वाली अपनी एक रिपोर्ट में चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगा है। उइगर जो
मुस्लिम समुदाय है, ये आपके चीन से संबंधित है। अगला है भारत और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है। भारत और ऑस्ट्रिया व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते एमएमपीए पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए हैं। विगत 27 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा की है। आगे बढ़ते हैं। कतर में भारतीय नौसेना के 8 सेवानिवृत्त कर्मियों को 127 दिनों की अवधि के लिए एकांतवास में रखा गया। ये पूर्व नौसेना अधिकारी कतर के दोहा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए कार्य करते थे। अगला है जापान की राजधानी शहर टोक्यो ने नया नियम पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डरों द्वारा निर्मित सभी नए घरों में घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। अप्रैल 2025 के बाद जर्मनी की विदेश मंत्री अन्ना लीना बेयरबॉक ने भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया है। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं बैठक में 26 बैठक में भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष है। भारत वर्ष 2017 में इस व्यवस्था का सदस्य बना था। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते 29 दिसंबर 2022 से लागू हो गए हैं या हो गया। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए अफ्रीकी देश माली में हेलीकॉप्टर इकाई भेजेगा। अगला विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने हाल ही में ओमान में, कहाँ पर, ओमान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की है। वह 30 नवंबर 2023 तक इस समूह का अध्यक्ष बना रहेगा। मैक्सिको ने 3 वैश्विक नेताओं के नेतृत्व में वैश्विक शांति आयोग का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पोप फ्रांसिस हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। हाल ही में बुर्किना फासो में तख्तापलट कर नए नेता कैप्टन इब्राहिम टोरे ने राष्ट्रपति पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा के सैन्य शासन को गिरा दिया। तो ये तख्तापलट कहाँ पे हुआ है? बुर्किना फासो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और ये ध्यान रखिएगा ये एक लैंडलॉक कंट्री है पश्चिमी अफ्रीका में। वर्तमान में कंबोडिया के कई ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थियों को अपना खाना स्वयं उगाने और खाना पकाने का तरीका सिखाने के लिए लर्निंग गार्डन की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? कंबोडिया में, जो कि एक दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। स्वीडन ने वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत और बांग्लादेश ने मिल करके मोंगला बंदरगाह के निर्माण की योजना बनाई है। हाल ही में बांग्लादेश ने देश की सीमा क्षेत्र के अंदर पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत की है। एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने लॉन्च की है। ये एशिया की पहली है और विश्व की दूसरी है। तो पहली किसने लॉन्च की थी? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। 11 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में 2 सप्ताह के 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में उद्घाटन किया गया। अगला है परमा क्राइसिस शब्द जो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है, परमा क्राइसिस, जिसे कोलिस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। आगे बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेपाल ने बाबा रामदेव की फार्मेसी समेत 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। नेपाल ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों का चेहरा उनका बोर्डिंग पास होगा। अगला है, यूके, फ्रांस और यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया या समर्थन दिया है। हाल ही में ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निष्कासित कर दिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र आयोग से।
जिस पर हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया है। आगे चलते हैं। अगला है अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 4 देशों के समूह क्वाड। क्वाड में कौन से 4 देश हैं? तो याद रखिएगा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में मानवीय सहायता, आपदा राहत दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है संयुक्त अरब अमीरात के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रतिभाग किया है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर ये समिट हुई थी? संयुक्त अरब अमीरात के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 15.24 लाख विदेशी भारत आए, जिनमें सर्वाधिक विदेशी अमेरिका से और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है। मतलब सबसे अधिक अमेरिका से, फिर बांग्लादेश से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दक्षिणी अफ्रीका का पहला देश मलावी बन गया है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका है। तो यहाँ का पहला देश मलावी बन गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा रूस को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2023 से 25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष पद हासिल किया है। 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए IIT कानपुर, IIT धनबाद और IIT राउरकेला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन से 3 IIT हैं? IIT कानपुर, IIT धनबाद और 2 IIT हैं, 1 NIT है। तो IIT कानपुर, IIT धनबाद और NIT राउरकेला। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग एवं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत ने उड़ीसा तट के निकट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में है, में नई ट्राइसोनिक पवन सुरंग का पहला ब्लो डाउन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। चेन्नई मुख्यालय वाले स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। कौन से स्टार्टअप ने? अग्निकुल ने। अगला है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहाँ की है? गुजरात में की गई है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विजन 2023 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया विषय के साथ इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। परियोजना 15B के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। इस श्रेणी के पहले पोत INS विशाखापत्तनम को नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं पनडुब्बी रोधी पोत INS अजय को 32 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से मुंबई में सेवानिवृत्त कर दिया गया। तो INS अजय क्या था? पनडुब्बी रोधी पोत रहा है। अगला है चीन के बीजिंग स्थित सिनोजीन जैव प्रौद्योगिकी फर्म ने विश्व में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। पश्चिम घाट में मधुमक्खी की एक नई स्थानिक प्रजाति एपिस करिजोडियन की खोज की गई है। इसका सामान्य नाम इंडियन ब्लैक हनीवी है। तो मधुमक्खी की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? पश्चिमी घाट में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस वर्ष जून जुलाई 2023 में एक आदित्य L1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। यह सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। अगला है ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एवं फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने संयुक्त रूप से, तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी और
फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी। संयुक्त रूप से विश्व के महासागरों, झीलों एवं नदियों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टेपोग्राफी मिशन लॉन्च किया है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने 18 प्लस आयु वर्ग, मतलब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित इनकोवैक वैक्सीन को आपात स्थिति में प्रतिबंधित प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमोदित किया है। यह नाक के माध्यम से दी जाने वाली इंट्रानोजल विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए प्रयोगशाला में प्रयुक्त ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के एक दल ने समुद्री शैवाल का उपयोग करके खाद्य एडेबल कोटिंग विकसित की है। टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह एनटीएजीआई ने 9 से 14 वर्ष के आयु समूह की किशोरियों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में एचपीवी वैक्सीन शुरू करने की सिफारिश की है। देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड के लिए यूविन, तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। हाल ही में सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 8 करोड़ की परामर्श संख्या के साथ ही एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। आगे चलते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एकल विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला उदाहरण खोजा है। अगला है, भारत सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों को उनकी स्कूलों के माध्यम से शर्बा बैंक टीका उपलब्ध कराए जाने की योजना है। डोजी नामक एक संपर्क रहित भारत का पहला रिमोट वाइटल पैरामीटर मॉनिटरिंग आरपीएम उपकरण निर्मित किया गया है। नाम क्या है? डोजी। इसे आरोग्य दक्ष योजना के तहत देश के 6 राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में तैनात किया जाएगा। ध्यान रखिएगा डोजी क्या है। अगला है, इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-54 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 06 या EOS 06 सहित 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। कितने उपग्रहों को? तो 9। यह PSLV की 56वीं उड़ान है। आगे बात करते हैं, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम विधेयक 2022 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य एथेनॉल, हरित हाइड्रोजन एवं बायोमास सहित गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक 30% ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है। 2030 तक, ध्यान रखिएगा, 30% ग्रह को। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORAD की खरीद के लिए सौदे को मंजूरी प्रदान की है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और इटली के टेक्नीमोंट समूह ने हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में हसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसने किया? उत्तर कोरिया ने। नासा ने अपने नए चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को 3 टेस्ट डमी के साथ लॉन्च किया है। मतलब इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की नकल, मतलब उनकी जगह पर डमी बैठाए जाएंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा करते हुए बताया है कि मंकी पॉक्स का नाम परिवर्तित कर अब एमपॉक्स कर दिया गया है। हाल ही में देश को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। पीएम मोदी ने स्वदेश निर्मित हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के मध्य हरी झंडी दिखाई। अब इनकी संख्या और बढ़ गई है। ठीक है। ड्रोन कंपनी एस्टेरिया एरोस्पेस को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट मिला है। कौन सी कंपनी है? एस्टेरिया एरोस्पेस, ये भारत का है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में भारत में चिकित्सा उपकरणों के लिए बनाए गए निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय स्थापित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट में ओमनी रेंज डॉपलर रडार सिस्टम लगाया गया है। गोरखपुर एयरपोर्ट में हाल ही में अरब निर्मित
पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात है ये। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हाल ही में राज्य की पहली एस्ट्रोनॉमी लैब खगोलीय प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? झांसी जिले में, महत्वपूर्ण है। अगला है, विज्ञान पर G20 कार्यसमूह का सचिवालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? बेंगलुरु में बनाया जाएगा। ब्रिटेन के चिकित्सकों ने बेस एडिटिंग तकनीक के माध्यम से एक विशेष प्रकार के रक्त कैंसर टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का सफलतापूर्वक उपचार किया है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड राइट्स ने ट्रांसफार्मिंग टू ग्रीन द्वारा स्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस शुरू किया है। शोधकर्ताओं ने पहली बार नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए LHH 475 नामक एक वाह्य ग्रह की खोज की है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? प्रचंड। ध्यान रखिएगा, प्रचंड क्या है? यह स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में सबसे पहले 5G सेवाओं को हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन और आत्मनिर्भरता के लिए भारत मिशन के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने IIT रुड़की में एक नए अनुसंधान केंद्र को मंजूरी प्रदान की। कहाँ पर? IIT रुड़की में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है। हाल ही में, तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किससे संबंधित है? साइबर स्पेस में महिलाओं के सशक्तिकरण से। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल मेंगटियन लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की योगदान की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के लिए जनगणना प्रबंधन से जुड़े संरचित कंप्यूटर सिस्टम को घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, 14 नवंबर 2022 को COP27 में इंडिया पवेलियन में अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर संयुक्त रूप से की थी। आगे बढ़ते हैं, हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पादप प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है। इन प्रजातियों में से पटवा को गंभीर रूप से संकटग्रस्त, पीला हिमालयी फ्रिटिलरी को शुभेद और सालम पंजा को संकटग्रस्त श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मंडोज का नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सुझाया गया है। तो मंडोज का नाम किसने सुझाया? संयुक्त अरब अमीरात ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में केरल राज्य में एक सीड फॉर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के मुगाफी चोटी पर लीशु रेन बैबलर नामक पक्षी की नई प्रजाति की खोज की गई। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन रिजर्व में उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेषों को उजागर किया है। अगला है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट मैपिंग तकनीक का उपयोग करके अंटार्कटिका में एम्परर पेंगुइन की एक नई कॉलोनी की खोज की है। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पंडालूर मखना 2 नामक हाथी को तमिलनाडु के गुडलूर तालुका से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में स्थानांतरण किया गया है। भारत सरकार ने पनामा में आयोजित ये लैटिन अमेरिकी देश है साइट्स पक्षकारों के 19वें सम्मेलन के दौरान बतागुर कछुआ प्रजाति के कछुए के विलुप्त होने का खतरा व्यक्त किया। तो ध्यान रखिएगा, बतागुर कछुआ क्या है? तो ये कछुए की एक प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने केरल के कन्नूर जिले के कल्लियाड़ में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति व्हाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई की खोज की है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बटरफ्लाई है। कहाँ पर खोजा गया है? केरल के कन्नूर में। हालिया समाचारों में रहा टाइफून नान माडोल ने जापान के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध कार्बन
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई। ध्यान रखिए कब तक, 2030 तक। भारतीय रेलवे ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सिफारिश पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वैज्ञानिक पैनल ने हिमालयक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया है। स्पॉट बेलिड ईगल आउल बूबो निपलेंसिस को पहली बार आंध्र प्रदेश में तिरुपति के निकट सेसलाचेलम वन क्षेत्र में देखा गया है। तो सेसलाचेलम वन क्षेत्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला है एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है, जो अपने कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग कर रहा है। आगे बात करते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। किसे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला है विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ ने 38 वर्ष बाद उद्गार हुआ। यहाँ पर मौना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप का निर्माण करते हैं। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इस द्वीप समूह को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, हवाई द्वीप को। तो हवाई द्वीप ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट सेमेरू में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखिए माउंट सेमेरू ये कई बार चर्चा में आया है। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है या किस देश में है, तो इंडोनेशिया में। और किस द्वीप पे है, जावा या सुमात्रा, तो जावा पे है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2066 तक 2066 तक पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत के पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना है। हाल ही में आए इयान तूफान का नाम क्या है, इयान तूफान ने लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका में जनजीवन को अधिक क्षति पहुंचाई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर सतत समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंस हब नामक एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यहाँ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 2 समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी और कदमत को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। इन तटों को शामिल होने के साथ ही वर्तमान भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की कुल संख्या कितनी है, 12। तो ये 12 का आंकड़ा आपको याद रखना है। और मिनिकॉय थुंडी और कदमत लक्षद्वीप के 2 समुद्र तट हैं। नीलगिरी तहर संरक्षण के लिए हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुषियन रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित की गई है। लुप्त प्राय। इसके अतिरिक्त यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। हाल ही में मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के तमिलनाडु राज्य सरकार ने हरित जलवायु कोष स्थापित करने की योजना बनाई है। तो किसने बनाई है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आगे बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के मिर्जापुर जिले में गिद्ध पक्षी रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है। कहाँ पर, मिर्जापुर जिले में। शोधकर्ताओं ने दक्षिणी चिली की लास चिनास घाटी में केरो गुइडो नामक स्थान से डायनासोर की 4 प्रजातियों के जीवाश्म को खोजा। कहाँ पे, दक्षिणी चिली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो हिंडन है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, हिंडन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में प्रदेश सरकार ने नदी अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया है। कहाँ पर, मुरादाबाद मंडल में। आगे चलते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला नई दिल्ली का राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा अपने क्षेत्रीय संग्रहालयों मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर में चीता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। असम और मेघालय मिलकर उमियाम झील को बदलने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। उमियाम झील असम और मेघालय में। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय जैव ऊर्जा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 तक जारी रखेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सतत पर्यटन पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने
नई दिल्ली में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 10 एवं 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। अगला है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के COP15 का आयोजन चीन की अध्यक्षता में कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। इस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अपनाया गया है। इस ढांचे में वर्ष 2030 तक के लिए 4 लक्ष्यों एवं 23 उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। चीन की शीर्ष विकास सहायता एजेंसी ने युआन प्रांत के कुनमिंग में पहला चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का आयोजन किया है। कनाडा में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम लाल सूची जारी की गई, रेड लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत की 29 प्रजातियां 29 प्रजातियां शामिल की गई। इस सूची में व्हाइट चिक डांसिंग फ्रॉग और अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क को सूचीबद्ध किया गया है। नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन केरल के कोच्चि शहर में किया गया है। APEC एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है, तो APEC आर्थिक नेताओं की बैठक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई। उड़ीसा के भुवनेश्वर में वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्रृंखला का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सृष्टि के 5 आवश्यक तत्वों पंच महाभूत के साथ दुनिया भर में भारतीय विचारों का प्रसार करना है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नवंबर 2022 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गई। 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं एक्सपो 2022 का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? कर्नाटक के देवनहल्ली में। नो मनी फॉर टेरर के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री ने की थी। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 7 सितंबर को ये था, तो 7 सितंबर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु दिवस का आयोजन किया। स्वच्छ वायु नील गगन इसकी थीम थी। पशुपालन से जुड़े युवाओं की आकांक्षाओं व चुनौतियों पर नीतिगत विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। इस संस्करण का मुख्य विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार निर्धारित किया गया। गुआना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित किया। ये जो दोनों देश हैं, गुआना और सूरीनाम, ये दोनों ही दक्षिण अमेरिकी देश हैं और दोनों ही पड़ोसी हैं। आप मैप में इसको देख सकते हैं और इसकी स्थिति जो भौगोलिक स्थिति है इसे आप जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं। राजस्थान के कोटा में 2 दिनी बृहद कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन हजारों किसानों की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन के पक्षकारों की 14वीं बैठक COP14 का आयोजन चीन के वुहान एवं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नवंबर 2022 में किया गया। तो आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन के पक्षकारों की 14वीं बैठक, ठीक है। आगे बात करते हैं। गोवा की राजधानी पणजी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के समन्वय में 100 स्मार्ट शहरों के लिए CEO सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? मुंबई में किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा 23 से 24 जनवरी 2023 तक E-गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। हाल ही में इंडिया गेट नई दिल्ली में एस्ट्रोनाइट टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट आयोजित किया गया। हाल ही में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम TPF के 13वें मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की। मेघालय में 3 दिवसीय राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन? मेघालय में। उस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने
कंबोडिया के नोम पेन्हा में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के सियाम रीप में ता प्रोम्हा मंदिर ता प्रोम्हा टेम्पल में हॉल ऑफ डॉमर्स का उद्घाटन भी किया। अगला है इंडोनेशिया के बाली के नुसा दुआ में G20 देशों ने रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर थीम के तहत 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो 18वां होगा भारत की अध्यक्षता में होगा। इसके आगामी शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में भारत में, 2024 में ब्राजील में और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए जाएंगे। मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP27 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता विश्व समुदाय द्वारा हानि एवं क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना के लिए आपसी सहमति व्यक्त किया जाना है। इससे पहले जो 26 हुआ था 2021 में, वो ग्लासगो में हुआ था। आगे बात करते हैं COP27 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। अगला, भारत ने मिस्र में आयोजित COP27 में दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LT लीड्स की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, LT लीड्स की घोषणा की है भारत ने। आगे बढ़ते हैं COP27 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में मैग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC को लॉन्च किया गया है। इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में इसमें भारत भी शामिल हुआ है। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI ने आपदा लचीला बुनियादी ढांचा प्रणाली के वित्तीयन हेतु $50 मिलियन लगभग 400 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा लचीलापन त्वरक कोष की घोषणा की है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलरेटर फंड IRAF। अगला है COP27 के दौरान स्पेन एवं सेनेगल ने अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन इंटरनेशनल ड्राउट रिजिलियंस अलायंस IDRA की शुरुआत की। किसने? स्पेन और सेनेगल ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।